Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 3, that is water resources. Our today's topic is multi-purpose projects और integrated watershed management. आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इसका ये कैसे काम करता है, इसकी क्या अफादियत है, वो आज हमें समझने की कोशिश करनी है। फाइन, पहले हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास हम बहुत सारे हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में जो हमारे पास पानी का इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके मौजूद थे और उन तरीकों से हम जो हमारे पास जो अवाम था, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, वो उससे फायदा उठाते थे। और हम देखते हैं कि वी हैड डिफरेंट हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो एंशिएंट इंडिया में हमारे पास वी हैड डिफरेंट हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, hydraulic structures in ancient India. एंशिएंट इंडिया में भी हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे और आज हम उन्हें डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। जो हमारे पास डैम्स हैं, या उस दौर में हमारे पास डैम्स भी थे, हमारे पास कैनल्स भी थे, हमारे पास रिजर्वायर्स भी थे। फाइन, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, और फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, हमारे पास एक जगह है, द नेम द प्लेस इज श्रृंगापुरा जगह का नाम है, जो लाई करता है इलाहाबाद में, जिसका आज का नाम है प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। यहां पर क्या था, श्रृंगावरापुरा में हमारे पास क्या था, यहां पर एक सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था। जो हमारे पास गंगा रिवर जो बहता है इस इलाके से, उसका जो फ्लड वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाता था श्रृंगावेरापुरा में। फाइन, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे पास किंग है, द नेम ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्यन डायनास्टी का फाउंडर था। उसने क्या किया, उसने 4th सेंचुरी में वो रूल करता था इंडिया पे। तो हम देखते हैं कि उसने सोफिस्टिकेटेड निजाम, जो हमारे पास डैम्स है, इरिगेशंस है, रिजर्वायर्स का और लेक्स का, उसने वो वहां पर निजाम खड़ा किया था इन 4th सेंचुरी बीसी। द नेम ऑफ द किंग इज चंद्रगुप्ता मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। इसी तरह से हमारे पास एविडेंस मिलते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ शवाहिद मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे हमारे पास है कलिंगा है, एविडेंस मिलते हैं इन द प्लेसेस लाइक कलिंगा, जो कि ओडिशा में लाई करता है। इसी तरह से नागार्जुनकोंडा, जो कि लाई करता है आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से हमारे पास है कोल्हापुर है, बेनूर इन कर्नाटका एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। तो यहां पर क्या एविडेंस में मिलते हैं, हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि इन जगहों पर, वो कलिंगा हो, नागार्जुनकोंडा हो, बेनूर हो या कोल्हापुर हो, यहां पर हमें एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास एंशिएंट टाइम्स में, बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक निजाम चल रहा था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का, यानी का एक मुख्तलिफ ढांचा था, निजाम चल रहा था इन जगहों पर, कलिंगा में, नागार्जुनकोंडा में, बेनूर में या कोल्हापुर में। इस तरह से हम बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी एडी की अगर हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहां पर हमें एक लेक, आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है, दैट इज नोन एज भोपाल लेक, जिसका दूसरा नाम है बड़ा तालाब। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तालाब, आर्टिफिशियल लेक उन्हें क्रिएट किया है, जहां पर बहुत ज्यादा पानी मैसर रहता है। फाइन, वो अभी भी वहां पर मौजूद है। द नेम ऑफ द लेक इज भोपाल लेक इन 11th सेंचुरी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 11th सेंचुरी। इस तरह से जब हम बात करते हैं
हम देखते हैं कि अगर हम 14 सेंचुरी में अगर हम बात करेंगे, इन द 14 सेंचुरी में हमारे पास देयर वाज ए स्लेव डायनास्टी रूलिंग ओवर इन दिल्ली। तो हम देखते हैं कि स्लेव डायनास्टी में एक किंग था, हिज नेम वाज अल्तुतमिश। अल्तुतमिश ने क्या किया, इसने जो हौज खास है, जो हौज खास दिल्ली में है इन द साउदर्न दिल्ली, तो वहां पर हम देखते हैं कि अल्तुतमिश ने उसने वहां पर एस्टेब्लिश टैंक्स दिया, उसने वहां टैंक्स को एस्टेब्लिश किया, जो टैंकर्स जो पानी देती थी, जो हमारे पास शरीफ फोर्ट है, जो शरीफ फोर्ट का एरिया है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर ये पानी सर्व करता था। जो ये टैंकर्स कहां पर बनाई गई थी, इन द प्लेस ऑफ हौज खास। फाइन। सो ये डिफरेंट हमारे पास एविडेंसेस हैं। देयर वर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, और बात करेंगे फर्स्ट सेंचुरी में श्रृंगावेरापुरा की, या मौर्यन चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे, या जो हमारे पास कलिंगा है, नागार्जुना कोंडा है, हमारे बैनूर, कोल्हापुर, इस तरह से 11th सेंचुरी में भोपाल लेक इज देयर, 14th सेंचुरी में जो हौज खास में टैंकर्स बनाए गए थे अल्तुतमिश ने, जो हमारे एविडेंस है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वर एग्जिस्टिंग इन एंशिएंट इंडिया। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग डैम्स। अब हमारे पास जो डैम होते हैं, ये क्या होते हैं, डैम्स जो होते हैं, दीज आर बैरियर्स। ये बैरियर्स होते हैं, रुकावटें हैं, जो हमारे पास फ्लोइंग रिवर होता है, जो हमारे पास फ्लोइंग रिवर होता है, जो जिसको बैरियर, इस पर बैरियर खड़ा किया जाता है, ताकि उसका जो फ्लो होगा, उसको जो फ्लो ऑफ वाटर होगा, उसकी जो स्पीड होगी उसको कम किया जाए, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाए, और ये फिर डिफरेंट सूरतों में हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ, ये बाज औकात ये सूरत लेता है रिजर्वायर्स की, रिजर्वायर, या ये सूरत लेता है हमारे पास लेक्स की, या इम्पाउंडमेंट्स, ये झीलों की सूरत लेता है, या इम्पाउंडमेंट्स की, जो हमारे पास एक बड़ा घड़ा जैसे होता है, तो ये इम्पाउंडमेंट्स की सूरत इख्तियार करता है। जो हमारे पास डैम होता है, एक बैरियर की सूरत है, जो फ्लोइंग रिवर के नजदीक में, जिसकी डायरेक्शन वो स्पीड कम करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। और हम देखते हैं कि जब हम डैम्स की बात करते हैं, तो डैम्स क्या काम करते हैं जनरली, ये हमारे पर मुख्तलिफ पर्पज सर्व करता है। जनरली इरिगेशन पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते थे पुराने वक्त में। जब हम डैम्स की बात करते हैं, तो हमारे पास हम क्लासिफाई करते हैं डैम्स को इन डिफरेंट वेज, जैसे हम उनका मटेरियल कैसा होगा, उनका कैसा मटेरियल होगा, इसके बुनियाद पर हम क्लासिफाई करते हैं डैम्स को। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं देयर में बी टिम्बर डैम, हमारे पास टिम्बर डैम होता है। हमारे पास अगर आप बात करें, वी हैव एम्बार्कमेंट डैम्स, जो लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादातर टिम्बर डैम में ज्यादा इस्तेमाल होता है जो हमारे पास वुड होता है, जनरल जो कोनिफरस फॉरेस्ट की जो ट्रीज होते हैं, जैसे फिर है, पाइन है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। एम्बार्कमेंट में हम लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास होते हैं मैसनरी डैम्स, जिसमें हमारे पास स्टोन, ब्रिक वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये मटेरियल के बुनियाद पर। इसी तरह से हम जो हमारे पास डैम होती है, उनमें डिफरेंट हाइट होती है, और हाइट को लेकर भी हम क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास जो डैम होते हैं, वो लो हो सकता है, वो मीडियम हो सकता है, या वी हैव हाई डैम्स बेस्ड ऑन हाइट, इनकी हाइट कैसी होगी। तो दैट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। इसके बाद अगर हम जानेंगे, जो मैंने कहा यहाँ पर यूजेज क्या होती है डैम्स की। पुराने वक्त में हम यूज करते थे डैम्स को, जनरली एम्बार्कमेंट्स क्रिएट करते हैं, या जो हम यहाँ मुख्तलिफ मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा कैसे तरह से होता है डैम, कैसे बनता है। तो हम यूज करते थे जनरली, जो हमारे पास कोई भी एम्पाउंडमेंट होता था, उसको हम इरिगेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में, इन टुडेज टाइम, व्हाट वी डू, हम इरिगेशन के अलावा एक इरिगेशन का पर्पज लेते हैं, दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड्स को फ्लड कंट्रोल के लिए भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। फाइन। और इस तरह से हम देखते हैं कि इट सर्व्स आल्सो एस्थेटिक पर्पस भी सर्व करता है, जो हमारे पास टूरिज्म के लिए भी ये सर्व करता है। फाइन। इसी तरह से ये मुख्तलिफ काम हमें देता है, इनलैंड नेविगेशन की बात हो, या हमारे पास फिशिंग हो,
इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज, या अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिश ब्रीडिंग की, तो बाज़ औक़ात हम फिश ब्रीडिंग भी इन्हीं डैम्स का जो पानी होता है इसको यूटिलाइज करते हैं। इरिगेशन के अलावा हम मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, एस्थेटिक पर्पसेस, जो अगर हम जो वो प्लेस होते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाती हैं। इसके अलावा इनलैंड ड्रेनेज जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट पर्पस सर्व करता है, या हम इसके अलावा हम देखते हैं कि ये फिशिंग पर्पस के लिए भी हमें सर्व करता है, ड्रेनेज और नेविगेशन। फाइन। इसके अलावा हम देखेंगे इस वजह से, बिकॉज अब दे सर्व मल्टीपल पर्पसेस नाउ, जो आजकल के दौर में इस वजह से आज के डैम्स को हम पुकारते हैं दीज आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। और हम क्योंकि इनमें मुख्तलिफ कामों को जम किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इस वजह से हम कहते हैं दीज आर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। फाइन, ये भी हम कहते हैं। इसके यहाँ पर दो मिसालें हैं। वन जो हमारे पास है दैट इज बाखरा नेंगल प्रोजेक्ट, बाखरा नेंगल प्रोजेक्ट, जो कि जो हमारे पास रिवर बेसिन है, सतलुज 20 रिवर, सतलुज 20 बेसिन है, ये यहां पर लाई करता है। और ये पर्पस जो सर्व करता है, इसको हम इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड हाइड्रो पावर, बोथ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। फाइन। इसी तरह से हमारे पास है अनदर प्रोजेक्ट दैट्स कॉल्ड हीराकंड डैम, हीराकंड प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम, हीराकंड रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो कि लाई करता है जो हमारे पास महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन में लाई करता है। और ये एक तो हमारे पास ये वाटर कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एंड नंबर सेकंड इज फ्लड कंट्रोल, ये फ्लड कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। फाइन। कहने के मकसद जो हमारे पास आजकल के डैम्स होते हैं ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे काम होते हैं, जिसे मैंने कहा बाखरा नेंगल प्रोजेक्ट का जिक्र किया और हीराकंड डैम का मैंने यहाँ पर जिक्र किया। हम देखते हैं कि आजादी के बाद जो हमारे पास जो डैम्स हैं, इन्हें कहा गया कि हमारे पास जो कॉलोनियल बाउंडेज थी, जो डेवलपमेंट रुका था बिकॉज ऑफ कॉलोनिज्म, इसमें हमें डेवलपमेंट के पर्पस में हमें डैम सर्व करेंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट इज जवाहरलाल नेहरू, इसने करार दिया कि हमारे पास जो डैम्स हैं या हमारे पास जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स और टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो टेम्पल्स क्यों करार दिया, इसने हमें क्यों कहा टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न है? तो वजह यह है कि जब कहीं पर डैम होता है, इससे हमारे पास जो हमारे पास विलेज इकोनॉमी है, जो हमारे पास रूरल इकोनॉमी है, इसमें हम चेंज ला सकते हैं। और जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें हम बूम ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्स। तो अगर एक साइड हमारे पास एक अर्बन इकोनॉमी होते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज का मेन रोल होता है डेवलपमेंट में। इसने कहा कि अगर अर्बन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल रोल अदा करते हैं उस इकोनॉमी को थ्राइव करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास विलेज इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का ज्यादा रोल रहता है। तो वो तभी मुमकिन है जब हमारे पास क्या होंगे, जब हमारे पास डैम्स होंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। फाइन। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इंडिया में कैसे थे, और फिर हमने समझा कि डैम्स क्या होते हैं, इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, और डैम्स की यूजेज आज के दौर में क्या है, इसका हमने एग्जाम्पल से लिया, एग्जाम्पल समझा। इसके बाद हमने समझा कि हमारे पास जो डैम्स को क्यों कहा जाता है, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड disadvantages of multi-purpose projects. Thank you very much.